हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। ये एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 8। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द जेईई एंड नीट 2025 सीरीज। इससे पहले कि हमारे 7 लेक्चर देखना ना भूलें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं जनरली: स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाते ही डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी प्लस और माइनस चार्ज में अलग अलग हो जाते हैं, फुली डिसोशिएट इन वाटर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो पानी में डिसोशिएट तो होंगे पर कम डिसोशिएट होंगे, इनकम्प्लीटली डिसोशिएट इन वाटर, जैसे कि वाटर, एसिटिक एसिड एंड अमोनिया। एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी में डिसोशिएट नहीं होते। उनके एग्जाम्पल क्या है? शुगर, एल्कोहल एंड ऑयल। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वर्सेस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट कैन ब्रेक डाउन इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी वाटर में जाते ही वो क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे बट डिसोशिएट नहीं होंगे, और उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा इसलिए होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं, और ये आयन ही क्या करते हैं? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोशिएट ही नहीं हुए, यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट ही नहीं हुए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही नहीं, यानी कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिसोशिएट हो जाते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स, क्योंकि आयंस के बीच में जो बॉन्ड है ना। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जनरली उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, यानी कि आयंस वहाँ पे बॉन्ड नहीं बना रहे। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल क्या है? C6H12O6, इसमें आयंस नहीं है, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और NaCl, इसमें आयंस है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें क्या क्या आते हैं? इंक्लूड्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। दीज इंक्लूड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, फैट्स एंड शुगर। फैट्स, शुगर और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैसे होते हैं? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। These can be found as strong electrolytes and weak electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जो पूरे के पूरे डिसोशिएट होंगे, और एक वीक जो डिसोशिएट तो होंगे पर स्मॉल अमाउंट में होंगे। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो डिसोशिएट आपके होते ही नहीं हैं, कैन नॉट बी फाउंड एज वाटर सोल्यूबल कंपाउंड एंड वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड। आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी जो हमने बात की, इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरह के होते हैं भाई, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इनका क्लासिफिकेशन मैं देखूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट जैसे कि NaCl, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, KOH, और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, H2SO4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे? वीक एसिड एंड वीक बेसिस जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। और वीक बेस कौन से होंगे? जैसे कि NH4OH। और कौन से हो सकते हैं एसिड? ROH, अल्कोहल भी क्या होते हैं? आपके वीक एसिड ही होते हैं, तो वो भी कैसे हैं? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो हम बात करेंगे वो जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस में करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम होती क्या है और किन्हें कहते हैं। तो दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती। तो चलिए समझ लेते हैं। हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। मिक्सचर होते हैं हमारे 2 तरह के, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन के हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन जनरली 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हम जनरली मान रहे हैं कि सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, जिसमें ए को मैं मान रहा हूँ सोलवेंट और बी को मैं मान रहा हूँ सोल्यूट। अब ये जो सोल्यूट है इसको मैं मान रहा हूँ नॉन वोलेटाइल एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी के लिए मैं यही मान रहा हूँ कि ये कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल है, राइट। तो
इस तरह के सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पहले बात करेंगे और बाद में हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे यानी जो सोल्यूट लेंगे वो कैसा लेंगे हम, डिसोशिएटिव वाला, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अभी जो हमने सोल्यूट लिया है वो कैसा लिया है जी, तो चलिए बात करते हैं। तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है जी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के। आई होप ये अभी हमने बात की थी, क्लियर भी होगा आपको। तो सोल्यूट हो सकता है मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर सकती है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्यों, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होगा नहीं, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे वो आगे फर्दर डिसोशिएट होंगे नहीं, तो मॉलिक्यूल का ही नंबर डिसाइड करेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। और सोल्यूट हो सकता है डिसोशिएट हो जाए और हो सकता है डिसोशिएट ना हो। तो अगर डिसोशिएट नहीं हो रहा तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली बात कर रहे हैं हम इसको कंसीडर करेंगे, और अगर डिसोशिएट होगा तो वहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है विच इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती हैं। हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, और अगर डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगी, और अगर नंबर नहीं पता तो मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। मोल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही आपके क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अगर इसको मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आयंस आ जाएंगे, राइट। और अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो हाँ, दीज आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा, राइट। तो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने तरह की होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमारी 4 तरह की होती हैं, जिनका नाम क्या है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है आपकी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो चलिए इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या ले रखा है, एक बल्ब ले रखा है, और बल्ब में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या ले रखा है, सॉल्वेंट ले रखा है। सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे वेपर बनने लगेंगे, वेपर बनेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका कंडेंसेशन वाली प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपका बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे जो भी इन वेपर की वजह से प्रेशर आएगा उसको क्या बोलता हूँ, वेपर प्रेशर। तो होता क्या है कि अगर मैं देखूँ इस सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से अगर मैं प्रेशर देखूँ तो वो क्या आता है, इतना आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं मरकरी भर लूँ और मरकरी क्या कर जाएगी, थोड़ी सी चढ़ जाएगी, वो इतनी चढ़ जाएगी। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। तो प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट की वजह से इतना आ रहा है। बट सेम अगर सेम सॉल्वेंट में मैं थोड़ा सा सोल्यूट और डाल दूं जो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वही इवेपोरेट होंगे, सरफेस पे आपका सोल्यूट पार्टिकल भी आ जाएगा। और जो पहले सॉल्वेंट पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे थे वो ज़्यादा हो रहे थे, इस केस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल इवेपोरेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इनकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए ये आपका सॉल्वेंट का था, और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, इतना आ रहा है, जो कि कम है। यानी कि सॉल्वेंट की वजह से जो आपका वेपर प्रेशर आ रहा था वो सॉल्यूशन के केस में नहीं आएगा। सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और ये जितना भी कम होगा इसी को कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करना चालू करते हैं। अच्छा, जो वेपर प्रेशर के बारे में आपको बात बताई जाएगी वो आपको बताएगा रोल्स लॉ। रोल्स लॉ, सपोज ये जो 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है वो है ए और बी का। ए को मैं मान रहा हूँ आपका सॉल्वेंट और बी को मैं मान रहा हूँ सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है। सॉल्वेंट का जो प्योर का वेपर प्रेशर है वो P नोड ए है, और सोल्यूट का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं। तो अगर मैं इन दोनों को एक कंटेनर में ले लूँ, ऊपर पिस्टन लगा दूँ और मैं देखूँ कि सॉल्यूशन जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और थोड़े टाइम बाद आपका एक कंडेंसेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, और रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएगा तो जो भी प्रेशर आपका वेपर की वजह से आएगा उसको वेपर प्रेशर बोलूँगा। तो उसको मैं बोलता हूँ PS, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ये होगा PA प्लस PB की वजह से, बट हमें पता है सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो PB क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये आ जाएगा PA की वजह से। अब रोल्स लॉ कहती है कि जो वेपर प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है जो A का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रिक्शन के, और इक्वल होगा किसके, P नोड A XA के। तो ऐसी सी कुछ इक्वेशन आपकी बन जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब मैं इस मोल फ्रैक्शन को, जो कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दे रखा है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, सोल्यूट में, यानी XB की टर्म में लाना चाहता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, PS इज इक्वल टू P नोड A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसको मैं लिख सकता हूँ P नोड A 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको मैं लिख सकता हूँ पी नोड ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पी एस, राइट। अब इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ और पी एस को मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा जी, पी नोड ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी एस। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितने से कम हो गया, प्योर का इतना था, सॉल्यूशन का इतना था, तो इतने से क्या हो गया आपका, कम हो गया। अब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो किसके बराबर है, पी नोड ए माइनस पी एस बाई पी नोड ए। और अगर मैं बात करूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कितना कम हुआ रिलेटिव टू इनिशियल अमाउंट, यानी इनिशियली इतना था और इतना कम हो गया, तो उसको बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आ रहा है, इट मींस ये क्या है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये मोल फ्रैक्शन आ रहा है, इट मींस ये क्या है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इस मोल फ्रैक्शन को हम कोशिश करते हैं अमाउंट की टर्म्स में लाने की, क्योंकि आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अमाउंट्स की टर्म में पूछा जाता है। तो हमारा क्या आ गया, पी नोड ए माइनस पी एस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय पी नोड ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। और यह आ जाएगा हमारा डब्ल्यू ऑफ गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ ए मोलिकुलर वेट ऑफ ए प्लस में गिवन वेट ऑफ बी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ बी। तो दिस इज इक्वल टू दिस। आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या गिवन है और इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी जनरली अगर हमारा सोल्यूट बहुत 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 कम हो सोलवेंट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी को अप्रोक्सीमेटली एन बी बाई एन ए ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोल्स ऑफ ए बहुत 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 ज़्यादा है मोल्स ऑफ बी के रिस्पेक्ट में। तो आंसर आपका फिर भी सेम ही आएगा और आपकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये है अप्रोक्सीमेशन के साथ। बट सपोज आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना चाहता, मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए भी इजी कैलकुलेशन वाला एक फॉर्मूला है। इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं जी। हमारा क्या आया था, पी नोड ए माइनस पी एस बाय पी नोड ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 1 माइनस कर रहा हूं, इधर भी 1 माइनस कर दिया और इधर भी 1 माइनस कर दिया। अब क्या हो जाएगा जी, और एलसीएम ले लेता हूं, पी नोड ए माइनस पी एस माइनस पी नोड ए बाय में पी नोड ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस एन बी। अगर एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं। तो पी नोड ए यहाँ कट रहा है, पी नोड ए कट गया, और यहाँ क्या कट गया जी, एन बी से एन बी कट गया। तो क्या आ जाएगा, और जो माइनस का साइन बचेगा वो भी बाद में कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ले देता हूँ। तो पी एस बाय पी नोड ए, माइनस का साइन चलिए ले लेते हैं, तो माइनस एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। अब इस माइनस के साइन को काट देते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा उल्टे में लिख देते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी नोड ए बाय पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाय एन ए। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका एन ए बाय एन ए प्लस एन बी बाय एन ए, और ये हो जाएगा पी नोड ए बाय पी एस, राइट। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन बी बाय एन ए और पी नोड ए बाय पी एस। अब इसको मैं, इस 1 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा पी नोड ए बाय पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। और अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा पी नोड ए माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए, या फिर डब्ल्यू बी बाय एम बी डब्ल्यू ए बाय एम ए। और कैसे लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है जिसमें आपने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। ये क्या है, विदाउट अप्रोक्सीमेशन। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा और आपको बेनिफिट होगा। और अगर ऊपर वाला फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, यानी थोड़ा सा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा। अगर आपका सोल्यूट का अमाउंट ठीक ठाक है तो आप इसी को यूज़ कीजिए। अगर सोल्यूट का अमाउंट बहुत 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 कम है तो आप ऊपर वाले को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको याद कर लीजिए, दोनों में चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चलिए एक सवाल कर लेते हैं। तो आपको दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, अ नॉन वोलेटाइल
known electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम of benzene, बेंजीन का मोलर मास आपको गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस? आपको मोलर मास निकालना है सोल्यूट का. तो चलिए देख लेते हैं पहले गिवन क्या क्या है. तो आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन. प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, तो पी नोड बेंजीन आपको गिवन है विच इज 0.850 बार. उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डाला है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 0.5 ग्राम. एडेड टू 30 वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है 39 ग्राम. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है 78 ग्राम. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी पी ऑफ एस आपको दिया है 0.845 बार. और आपको क्या निकालना है जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है. तो चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या था आपका, पी नोड ए माइनस पी एस बाय पी एस. पी नोड ए माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी. ऊपर डब्ल्यू, ऊपर बी है, नीचे ए है, तो डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए बाय एम ए. आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी. अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है. तो चलिए वैल्यूज डाल देते हैं. पी नोड ए कितना दिया है आपको 0.850. पी एस कितना दिया है आपको 0.845. पी एस कितना दिया है आपको 0.845. डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है आपको 0.5. वेट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है. डब्ल्यू ए दिया है 39 और एम ए दिया है आपको 78. इसको सोल्व कर लेते हैं. इसको सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज ऐसी सी आ जाएंगी. ऊपर आ जाएगा 0.005 बाय 0.845, 0.5 एम बी 78 बाय 39. तो ये 2 में चला जाएगा और ये 1 आ जाएगा. तो एम बी हो जाएगा आपका 0.845 बाय 0.005. और अगर इसको सॉल्व करूँ तो आएगा 169 ग्राम पर मोल. यानी कि आपका जो मोलिकुलर वेट था सोल्यूट का वो इतना था. बट अगर आप अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से, क्योंकि आपने सोल्यूट कितना लिया है 0.5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना लिया है 30 ग्राम, तो काफ़ी डिफरेंस है. बट अगर मैं अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड लगाता हूँ यहाँ पे, तो उसका जो आंसर आएगा एम बी वो आएगा आपका 170 ग्राम पर मोल. तो देख लीजिए आंसर दोनों से ही पास पास ही आ रहा है, पर ये एग्जैक्ट है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो आप देख लीजिएगा आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है. तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. पहले समझ लेते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और फिर उसके बाद समझेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसे है. हमारा एक सॉल्यूशन है, सिर्फ ए का, हमारा एक लिक्विड है, ए का लिक्विड, राइट. इसके ऊपर मैं पिस्टन लगा देता हूँ. ए जो है वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट हो गए अपने वेपर बनाएगा और इस वेपर की वजह से एक वेपर प्रेशर आएगा. जब ये वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे ये जो ए है ये बॉईल करना चालू हो जाता है. और उस टाइम पे जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा. और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इस ए का होगा. आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी. ए इवेपोरेट हो रहा है, वेपर बना रहा है, और जब उस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो जो भी टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टाइम पे होगा ए बॉईल होना शुरू हो जाएगा उस टेम्परेचर पे, और उसी टेम्परेचर को क्या बोलता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूँ. तो चलिए देख लेते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं. वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल कर जाता है, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 1.013 बार, और जो कि किसके बराबर होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है. तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा. आप ये याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 373.15 केल्विन है, क्योंकि वो आपको ये चीज़ देगा नहीं. तो चलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक ग्राफ से समझते हैं, और ग्राफ से पहले थोड़ा सा ब्योरा लेते हैं. आपने क्या लिया, हम क्योंकि सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें होंगी. तो आपने एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट में एक सोल्यूट ऐड कर दिया, यानी आपके पास 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर A + B. आपने उसके ऊपर पिस्टन लगा दिया और आपने नीचे से इसको हीट कर दिया. अब हीट करा तो इसके वेपर बनने चालू हो गए, और जब ये वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तब आपका जो टेम्परेचर था उसको मैंने बॉइलिंग पॉइंट कहा. सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को मैं TB लिखूंगा, बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और टीबी नॉट लिखूंगा मैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अब जो इसमें मैंने सोल्यूट डाला है, अगेन सोल्यूट को मैं क्या ले रहा हूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पहली चीज ये मान के चल रहा हूं। और दूसरा ये नॉन वोलेटाइल भी है, यानी ये वेपर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, राइट। तो अब ये वेपर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो वेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएंगे, आपके सॉल्वेंट की वजह से आएंगे। मान लिया जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हमने सोल्यूट लिया उसको वी मान लिया, तो जो ये वेपर बन रही है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बन रहे हैं, आपके ए की वजह से बनेंगे, राइट। और उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा, जब वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर होगा उसको मैं क्या कहूँगा, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं सोल्यूशन के केस में कह रहा हूँ टीबी। और जब सिर्फ और सिर्फ ए पड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ ए पड़ा होगा और उसके वेपर बनेंगे और उसके प्रेशर की वजह से जो आपका क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जब ये प्रेशर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तब जो टेम्परेचर होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, टीबी नोट, और या फिर कहूँगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है वो क्या होता है, लेसर होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ जाएंगे और इवेपोरेशन के टाइम पे आपका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है ऊपर, सोल्यूट नहीं जा रहा है, क्योंकि सोल्यूट कैसा ले रखा है हमने, नॉन वोलेटाइल ले रखा है। तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा कंपेरेटिवली सॉल्वेंट से। तो अगर मैं वेपर प्रेशर का ग्राफ टेम्परेचर के साथ देखूं, तो आप क्या देखोगे, टेम्परेचर के साथ आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखिए टेम्परेचर के साथ आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सोल्यूट हो, ये आपका बढ़ रहा है, राइट। बट हमें ये भी पता है जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखूं, मैं इस टेम्परेचर पे देखूं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो ये ग्राफ हमें यही बता रहा है कि भैया जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है जी। अब जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको कह दूँ ये 1 atm है, तो 1 atm सॉल्वेंट पहले रीच कर रहा है और आपका जो सॉल्यूशन है वो बाद में रीच कर रहा है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम था। और जो सॉल्यूशन के टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट है उसको टीबी बोलता हूँ, और जो सॉल्वेंट के टाइम में बॉइलिंग पॉइंट है उसको टीबी नोट बोलता हूँ, राइट। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए सॉल्यूशन के केस में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है 1 एटमॉस्फेयर तक पहुँचाने में चीज़ों को। और सॉल्वेंट के केस में आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या था, ऑलरेडी ज़्यादा था। तो हमने ये भी बात की थी, जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेपर प्रेशर के, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, जब हम एजियोट्रोप्स को पढ़ा रहे थे, राइट। तो आपका जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर है, टीबी, डेल्टा टीबी के। और डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, फाइनल यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस टीबी नोट यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा डेल्टा टीबी है वो आया हमारा टीबी माइनस टीबी नोट। और एक्सपेरिमेंट्स ने बताया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो डेल्टा टीबी आपका क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा के बी एम। ये आ गई हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन। तो यहाँ से मैं बहुत सी चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं और जान लेते हैं। ये जो के बी है हमारा, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। इसके और भी नाम है, जैसे कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप सभी याद रखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं। डेल्टा टीबी जो है वो क्या है आपका, के बी, एंड मोलैलिटी क्या है, वो होती है वेट ऑफ सोल्यूट, बी मान लेते हैं सोल्यूट को, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सपोज वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर डेल्टा टीबी को भी खोल दूँ तो ये हो जाएगा हमारा टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। किसकी आ गई है, ये जिसमें जो सोल्यूट लिया गया है वो क्या लिया गया है, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो डिसोशिएट आपका ना करे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। At what temperature will water boil? At 1.013 bar, kb of water is 0.52 Kelvin kg per mole। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, ग्लूकोज का मास गिवन है, यानी वेट ऑफ ग्लूकोज गिवन है विच इज 18 ग्राम, राइट। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपका आता है 180 ग्राम,
पर मोल। आप निकाल के भी देख सकते हैं चाहे तो। C6H12O6 विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, ये 180 के करीब आ जाएगा आपका, राइट। फिर आपको दिया है वाटर का वेट दिया है, यानी कि WA दिया है आपको 1 kg या फिर 1000 ग्राम। एट वट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन। आपको TB निकालना है जब आपने सोल्यूट उसमें डाल दिया, ये आपको निकालना है। और आपको एक और चीज़ गिवन है KB कितना है 0.52 केल्विन kg पर मोल। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में डालना है। फॉर्मूला क्या है, TB माइनस TB नोट इज इक्वल टू KB WB बाई MB इंटू WA इंटू में 1000। अब बस वैल्यूज़ रखिए। आपको दिया WB 18, MB 180, ये 0.52 दिया है 18 बाई 180 इंटू 1000 और TB नोट आपको दिया है 373.15। हाँ, एक और चीज़, आपको जो भी टेम्परेचर रखना है वो केल्विन में ही रखना है। आप डेल्टा TB ले रहे हैं तो आप डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ टेम्परेचर रख रहे हैं तो आपको केल्विन में ही रखना है। तो आपको TB निकालना है। तो 0.52 इंटू 18 बाई 180 इंटू 1000 बाई 1000 प्लस 373.15, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 10 के करीब, ये आपका 1 आ जाएगा और 0.52 बाई 10 आ जाएगा आपका 0.052 प्लस 373.15। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी 373.202 केल्विन। तो आपका जो टेम्परेचर है वो इतने से बढ़ जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 373.202 केल्विन। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। ये क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. KB for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन आपको दिया है 353.23 केल्विन। WB दिया है आपको 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राइट। आपको WA यानी सोलवेंट कितना दिया है 90 ग्राम और ये बेंजीन का है तो ये TB नोड हो जाएगा, दिस इज TB नोड, राइट। और आपको बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया कितने से 354.11 केल्विन से। तो TB आपको कितना दिया है 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास, आपको मोलर मास निकालना है। मोलर मास किसका निकालना है, सोल्यूट का निकालना है, तो ये निकालना है। और KB आपको दिया है 2.53 केल्विन kg पर मोल। तो अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है जी, TB माइनस TB नोट KB WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। तो वैल्यूज़ रखते हैं। TB कितना दिया है 354.11, TB नोट कितना दिया है 353.23, KB कितना दिया है आपको 2.53 इंटू 1000 बाई में MB कितना दिया है, MB ही आपको निकालना है और आपको WA कितना दिया है 90, ये आपको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा MB इज इक्वल टू 2.53 इंटू 1000 बाई 90 इंटू में 354.11 माइनस 353.23, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको सॉल्व करो तो आएगा 58 ग्राम पर मोल। तो आपका जो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट आ रहा है वो आ रहा है 58 ग्राम पर मोल। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स ऑफ केबी के बारे में। यूनिट्स ऑफ केबी क्या होगा, डेल्टा टीवी बाय मोलैलिटी। डेल्टा टीवी की जो यूनिट होती है केल्विन डिवाइड बाय मोल पर केजी। तो केबी की यूनिट हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। जो केबी है वो डिपेंडेंट होता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट के। और केबी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, आर टीबी स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन को मैं एल वेपराइजेशन यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय एम होता है। डेल्टा एच वेपराइजेशन इज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एल वेपराइजेशन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूनिट आपकी ये रहेंगी। एम इज मोलिकुलर मास ऑफ द सोलवेंट, सोलवेंट का मोलिकुलर मास है, ध्यान रखिएगा। आर इज 2 कैलोरी पर मोल या फिर 8.314 जूल
जो भी आप लेना चाहें, और भी इसकी यूनिट्स होती हैं और भी इसकी वैल्यूज़ होती हैं। टीबी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सोलवेंट, आप इसको डेल्टा टीबी नोट भी कर सकते हैं। केबी इज केल्विन केजी पर मोल, जो भी आपकी इस यूनिट में आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी अगर आप ये सभी यूनिट रखेंगे तो, राइट। पॉइंट नंबर 3, जो केबी होगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ही बराबर होगा फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या, केबी इंटू एम। तो अगर एम 1 ले लूँगा तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा आपका, केबी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप देखेंगे जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, आपने सोल्यूट डाला तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा ये डिक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या करेगा, एलिवेट करेगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ा सा इसको भी रिलेट करेंगे हम किससे, वेपर प्रेशर से। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो पॉइंट है जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो यानी कि लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा सब कुछ है। और अगर लिक्विड की जगह सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन फ्रीज होकर जो सॉलिड बनाएगा उसके वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए, जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ये बात हम आपको क्लियर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल लेयर पे नहीं होते, सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के केस में कम हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपका सॉलिड से भी ज़्यादा होता है। तो सॉलिड के तो जनरली वेपर इतने आएंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, सॉल्वेंट ले लीजिए या सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉलिड सॉल्यूशन, उसका क्या होगा, कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका कुछ। तो इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा, लिक्विड सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से, जो हमने पीछे भी देखा था, राइट। अब जो सॉलिड होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है, और उसका स्लोप भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर में आपको वेपर बनाने हैं तो एनर्जी आपकी इस केस में ज़्यादा लगेगी, तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो और कम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रोजन सॉल्वेंट और यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट, अगर इस साइड में क्या ले रहा हूँ, वेपर प्रेशर। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, पर अगर मेरे को इसको फ्रीज करना है तो सॉल्यूशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करने के लिए उसको सॉलिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्यूशन के बराबर लाना पड़ेगा। और इस केस में अगर मैं देखूं तो इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज होगा। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा सा आ जाएगा, राइट। और तो अगर आप देखोगे तो यहाँ वाले केस में इसको टीएफ नोट माना है, यानी टीएफ नोट क्या माना है मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और टीएफ क्या आ जाएगा आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर, आपकी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन के बराबर आ रहा है, और जो लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो फ्रोजन सॉल्वेंट के बराबर आ रहा है। तो ये आ गए आपके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे जो आपका टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो डिक्रीज कर गया है सॉल्यूशन के केस में। और कितने से डिक्रीज करा है, इसी को मैं बोलता हूँ डेल्टा टी एफ। अगर मैं डेल्टा टी एफ की बात करूँ, टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। और एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको एक और नाम दिया गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट कि हम क्वेश्चंस कर पाएँ। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आया आपका, टी एफ नोट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू में 1000। डब्ल्यू ए किस में है, यहाँ पे ग्राम में है। यहाँ पे जो सोल्यूट हमने मान के चल रहे हैं वो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नॉन वोलेटाइल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा तो यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है
45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is mixed with 600 ग्राम of water. Calculate A the freezing point depression and the freezing point of the solution. तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है WB विच इज़ 45 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ B निकाल लेते हैं। C2H6O2 दिया गया, C2H6O2 का मोलिकुलर वेट आएगा 12 × 2 + 6 + 16 × 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 62 ग्राम पर मोल, राइट। और आपको WA कितना दिया है, 600 ग्राम गिवन है। आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, यानी डेल्टा TB आपको सबसे पहले निकालना है। तो आपको पता है डेल्टा TB जो होता है वो डेल्टा TF आपको निकालना है, और डेल्टा TF जो होता है वो होता है KF × MK, यानी कि WB/MB × WA × में 1000। तो WB कितना दिया है 45, MB कितना दिया है हमने निकाला है 62, WA कितना दिया है 600 × में 1000, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल्टा TB। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है विच इज़ KF की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा × KF, और KF की वैल्यू जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे तो आ जाएगा 45 × 1000 बाय में 62 × 600 × 1.86। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.2 केल्विन। तो ये डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इतने से डिप्रेस कर जाएगा आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आपने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था वो क्या था, वाटर, और वाटर का जो TF होता है वो होता है आपका, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर होता है वो होता है आपका 273.15, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या करता है आपका फ्रीज कर जाता है। तो डेल्टा TF आपको पता है, ये TF नोड माइनस TF होगा, तो ये 2.2 आया, तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 273.15 माइनस 2.2, तो आपका TF की वैल्यू आ जाएगी 270.95 केल्विन। तो इतने टेम्परेचर पे आपका सोल्यूशन फ्रीज होगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. आपको मोलर मास निकालना है, तो आपको दे रखा है WB 1 ग्राम, राइट। बेंजीन का मास यानी WA दिया है 50 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिप्रेस कर दिया, यानी डेल्टा TF आपको दिया है 0.4 केल्विन, और आपको दिया है KF की वैल्यू विच इज़ 5.12 केल्विन kg पर मोल। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ B, राइट। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, KF WB 1000 MB × WA। तो इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। अगर आप वैल्यूज़ रखेंगे तो ये आ जाएगा 5.12, WB हमें पता है 1, ये 1000, MB हमें दिया है कितना नहीं पता, और WA हमें 50 दिया है, और डेल्टा TF हमें 0.4 दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको इधर उधर घुमाएं तो MB आपका आ जाएगा 5.12 × 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 50 × 0.4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी MB की वैल्यू आ जाएगी 256 ग्राम पर मोल, यानी आपका जो मोलिकुलर वेट था सोल्यूट का वो है 256 ग्राम पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है KF, जिसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ RTF का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 × L फ्यूजन, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर L को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H/m RTF स्क्वायर M 1000 × डेल्टा H फ्यूजन। यहाँ पे जो है वैल्यूज़ है, R जो है वो गैस कॉन्स्टेंट है, राइट, और L फ्यूजन उसको मैंने लिया डेल्टा H फ्यूजन बाय M। जो M है वो मोलिकुलर मास है आपका सोलवेंट का, और TF जो है वो सोलवेंट का ही फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप इस तरीके से KF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इस पर पूछा गया है तो। अदरवाइज जनरली इस पर पूछा नहीं जाता। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा 273 केल्विन या फिर 273.15 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की आपको याद रखनी पड़ेगी 80 कैलोरी पर ग्राम। तो आप इससे KF की वैल्यू निकाल सकते हैं, और KF की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 1.86 केल्विन kg पर मोल। जनरली ये आपको गिवन होगी, बट अगर नहीं दी होगी और पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज ओस्मोटिक प्रेशर। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ओस्मोसिस क्या होता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो
हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव करेंगे। एक साइड हमने क्या ले रखा है, शुगर सॉल्यूशन ले रखा है इस साइड, और इस साइड हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ले रखा है, राइट। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये जो ब्लू डॉट है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो व्हाइट है ये शुगर मॉलिक्यूल को, और जो ब्लू डॉट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे सॉल्वेंट साइड जो है वो इस साइड ज़्यादा है, और इस साइड जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कम है, यानी कि शुगर सॉल्यूशन साइड पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, कम है। अब इसके बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देगी अपने थ्रू, और किसी मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देगी। अब जो सॉल्वेंट है, क्योंकि इस साइड ज्यादा है वो, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर दूसरी साइड चले जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे। और होगा क्या, कुछ देर बाद क्या होगा, आपके जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट साइड पे कम हो जाएगा और सॉल्यूशन साइड पे मूव हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, और ये प्रोसेस थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, या फिर ये कहें जितने सॉल्वेंट इस साइड जा रहे थे उतने ही सॉल्वेंट इस साइड आने लगेंगे। तो ये था हमारा ओस्मोसिस, जिसमें क्या था, आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और थोड़े टाइम बाद दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो सॉल्वेंट जितना इस साइड जाएंगे उतना ही इस साइड आने लगेंगे। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो ओस्मोसिस क्या है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ओस्मोसिस। नेक्स्ट आ जाता है ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले रखी है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, they contain a network of submicroscopic holes or pores. Small solvent molecule like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hindered. जो बड़ा मॉलिक्यूल है आपका सोल्यूट का वो इससे पास नहीं होगा, जो छोटा मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट का वो इससे पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सब माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होल्स हैं और उनका एक नेटवर्क है। तो इस तरह की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या है, ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही अपने थ्रू पास होने देगी, तो उसको क्या कहूंगा मैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए जनरली देखा जाए तो पोर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसमें छोटा मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट है वो छोटा है और जो सोल्यूट है वो बड़ा है, तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर पाएगा। तो अज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू दीज एसपीएम इफ दीज मेम्ब्रेन्स इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं ओस्मोसिस के एग्जांपल कहाँ है, कहाँ नेचर में ये हमें मिलता है। तो नेचर में अगर मैं बात करूं एग्जांपल ऑफ ओस्मोसिस की, तो रो मैंगोस श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन वेराइन, यानी कि जब भी मैं मैंगोस को सोल्ट वाटर में डालूंगा तो वो क्या कर जाएंगे, श्रिवल कर जाएंगे। श्रिवल मतलब श्रिंक या फिर छोटे हो जाएंगे, राइट। बिकॉज क्या होगा कि जो सोल्वेंट होगा आपका वो मैंगो के अंदर ज्यादा होगा, और मैंगो साइड से आपका सोल्ट साइड यानी सोल्ट वाटर साइड आपका सॉल्वेंट मूव करेगा, और उसकी वजह से जो आपका मैंगो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा या श्रिवल कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। अब जब आप विल्टेड फ्लावर को आप फ्रेश वाटर में रखोगे तो फ्रेश वाटर जो है वो फ्लावर की तरफ मूव करेगा और उससे वो क्या कर जाएगा, वापस से रिवाइव कर जाएगा। थर्ड एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है। ब्लड सेल्स कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर। आपने क्या लिया, ब्लड सेल लिया, उसको आपने सेलाइन वाटर में रख दिया, और सेलाइन वाटर में रख दिया तो बाहर जो है वो सॉल्यूशन साइड है और अंदर जो है ब्लड सेल के सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ब्लड सेल से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करेगा, तो ये जो सेल है आपकी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और हो सकता है जब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर जाए तो ये कोलैप्स भी कर जाए। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये ओस्मोसिस के एग्जांपल हैं। आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देख लेते हैं वो कहाँ पाई जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो नेचुरली बहुत जगहों पे पाई जाती है, जैसे कि एनिमल में पाई जाती है और वेजिटेबल ओरिजिन भी उसका होता है, जैसे कि पिग्स ब्लैडर और पार्चमेंट इसके एग्जांपल हैं जो नेचुरली अकरिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके पास है। क्या इसको सिंथेटिक भी बनाया जाता है? बिल्कुल जी, ये सिंथेटिक यानी मैन मेड भी होती हैं, जैसे कि सेलोफेन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ओस्मोटिक प्रेशर। अब ये ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हमने क्या देखा, अगर मैं एक साइड फ्रेश वाटर ले लूं और एक साइड सॉल्ट वाटर ले लूं और उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दूं, तो होगा क्या, फ्रेश वाटर आपका मूव करेगा सॉल्ट वाटर की तरफ, और इस प्रोसेस को ही क्या कहता हूं मैं, ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को ही क्या कहता हूं, ओस्मोसिस। अगर मुझे इस ओस्मोसिस को रोकना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सपोज मैंने यहाँ पे एक पाइप ले लिया और यहाँ पे पिस्टन लगा दिया और पिस्टन पे मैं प्रेशर लगा देता हूँ। मुझे इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा इस सॉल्ट वाटर की साइड जिससे कि ये जो मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है टुवर्ड्स फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर वो क्या कर जाए, रुक जाए। तो इस प्रेशर को ही मैं क्या कहता हूँ, ओस्मोटिक प्रेशर। इतना प्रेशर लगाना पड़े, इतना प्रेशर जो ओस्मोसिस को रोक दे, उस प्रेशर को मैं क्या कहता हूँ, ओस्मोटिक प्रेशर।
और ये ऑस्मोटिक प्रेशर मैं किस साइड लगा रहा हूं, सॉल्यूशन साइड लगा रहा हूं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए बात कर लेते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम इनटू द सॉल्यूशन। यानी आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने से रोकना है, और उसके लिए जो भी प्रेशर अप्लाई करोगे आप सॉल्यूशन साइड पे, वो क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। यानी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको डिनोट करता हूं मैं पाई से, ये आपका क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये किस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंट है। तो पाई क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एट अ गिवन टेम्परेचर T, राइट। तो ये पाई आ जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन करता हूं तो ये आ जाएगा CRT। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये जो C है आपका, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इट मींस मोलैरिटी है। C इज नथिंग बट मोलैरिटी, और मोलैरिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पाई हो जाएगा, वो हो जाएगा NB by RT डिवाइडेड बाय VL, वेयर NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है, इट मींस ये क्या है, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और VL क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो चलिए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 into 10 raised to the power minus 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। आपको मोलर मास निकालना है प्रोटीन का। तो क्या क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर क्यूब विच इज 200 ml, राइट। आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है विच इज 1.26 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको 2.57 into 10 की पावर -3 बार, और आपको मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो चलिए हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT, इट मीन्स WB by MB इंटू VL इंटू VML इंटू 1000 इंटू R इंटू T। तो आपको MB निकालना है। MB जो है वो आपका हो जाएगा WB इंटू 1000 इंटू R इंटू T बाई V ऑफ ML इंटू में पाई, और ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 1.26 इंटू 1000 इंटू T इज 300 केल्विन। सिंस आपको जो प्रेशर दे रखा है वो बार में दे रखा है, तो जो R की वैल्यू आप यूज करेंगे वो होगा 0.082 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, राइट। और जो वॉल्यूम है आपकी वो कितनी है, 200 ml, 200 इंटू में, और पाई कितना है 2.57 इंटू 10 raised to the power -3, राइट। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी आ जाएगी 61,022 ग्राम पर मोल। इट मीन 61,022 ग्राम पर मोल। ये मोलिकुलर वेट है आपके प्रोटीन का। तो आप देखिए कि मोलर मास की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी ज़्यादा आ रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस मेथड से भी हम जनरली क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को यूज क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट। बहुत बढ़िया जी। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ द प्रोटीन, पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। आपका प्रोटीन, पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने में ये हेल्प करता है। पर इसको अप्लाई करने का एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम बाकी मेथड से भी तो ये चीज़ निकाल पा रहे थे। तो बात करते हैं उसके बारे में। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ एडवांटेज ओवर अदर मेथड। अच्छा जी, क्या क्या एडवांटेज है? एक तो जी इसका जो मेजरमेंट है वो हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं। एज प्रेशर मेजरमेंट
is around the room temperature and the molarity of the solution is used instead of molarity। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं rather than molarity। As compared to the other colligative property, its magnitude is large even for very dilute solution। अगर आप solution बहुत dilute भी लोगे तो भी इसकी वैल्यू जो आएंगी वो बड़ी आएंगी। और चूंकि इसकी वैल्यू जो है हम रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं तो इसका फायदा ये है कि जो चीज़ हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगी उसकी भी जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करके दे देगी। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द सोल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। यानी बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास भी निकाल देगी जो कि हाई टेम्परेचर पे कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। और पॉलीमर्स हैव पुअर सोल्यूबिलिटी, तो उन सभी का ये क्या कर देगी, मोलर मास कैलकुलेट करके दे देगी। तो इसके एडवांटेज हैं कि इसका प्रेशर रूम टेम्परेचर पे मेजर होता है, इसमें मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी यूज़ की जाती है, और बायोमोलिक्यूल जो कि अनस्टेबल है हाई टेम्परेचर पे उसका भी मोलर मास कैलकुलेट करके दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपके तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिसको कहते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, ऐसे दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन करेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। यानी पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, सपोज आपने दो सॉल्यूशन लिए, एक 1 और एक 2। अगर आपका 1 का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इस केस में 2 सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। दोनों ही आपके क्या हैं, सॉल्यूशन हैं। तो 1 वाले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 2 वाले से ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। किसको, इस फर्स्ट वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, कम हो। तो अगर इसी केस की बात करूं तो π2 क्या होगा हमारा, यानी कि सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू 1 के। तो π2 क्या है आपका, लेस है ना π1 से। तो आपका जो सेकंड सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपो, और फर्स्ट सॉल्यूशन कैसा है आपका, हाइपर। और अगर ये दोनों ही सेम हो जाते तो कैसे सॉल्यूशन होते, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते। तो चलिए एक केस ले लेते हैं। इस केस में क्या है, आपने एक सॉल्यूशन लिया 1 और एक सॉल्यूशन लिया 2। आपने देखा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और एक हाइपोटोनिक, यानी कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो π2 आपका ज़्यादा है π1 से, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि सोलवेंट मॉलिक्यूल जो है वो हाइपोटोनिक साइड से किस साइड जा रहे हैं, हाइपरटोनिक साइड जा रहे हैं। तो इस साइड मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाइड करना पड़ेगा इस फ्लो को रोकने के लिए। तो एक कंक्लूजन निकला जी, क्या कंक्लूजन निकला, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। दिस प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, क्योंकि दूसरी साइड ऑलरेडी π1 प्रेशर लगा हुआ था तो π2 माइनस π1 ये प्रेशर हो जाएगा। एंड इफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड बाय प्योर सॉल्वेंट देन द प्रेशर बिकम्स इक्वल टू π2। यानी कि अगर मैं इसको प्योर सॉल्वेंट से रिप्लेस कर दूंगा तो जो आपका π1 है वो कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट वाला ही हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका π2 के बराबर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए एक सवाल कर लेते हैं। इफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजोल्व टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन एट 300 केल्विन, कैलकुलेट पाई और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें पता है पाई क्या होता है, CRT होता है। तीनों ही आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी ये डिसोशिएट नहीं होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूरिया का कितना वेट दिया आपको, 6 ग्राम। अगर मुझे मोल ऑफ यूरिया निकालने पड़े तो यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो यह आ जाएगा 0.1 मोल। हमें ग्लूकोज कितना दिया है, 18 ग्राम, और तो मोल ऑफ ग्लूकोज निकालने पड़े तो क्या हो जाएंगे वो 18, मोलर मास इसका होता है 180, तो यह आ जाएगा 0.1 मोल, राइट। ऐसे ही हमें तीसरी चीज़ दिया है सुक्रोज का मास दिया है 34.2, और अगर मुझे इसके भी मोल निकालने पड़े तो इसको डिवाइड करूँगा 342 से, क्योंकि मुझे सुक्रोज का मोलर मास कितना है 342, तो ये भी आ जाएगा 0.1 मोल। तो टोटल मोल सॉल्यूशन के अंदर कितने आ जाएंगे, टोटल मोल आ जाएंगे आपके 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.3 मोल। तो आपको निकालना है पाई इज CRT विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू में 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.3। R की वैल्यू हम देखते हैं क्या रखेंगे, T जो है हमारा 300 केल्विन आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है 500 ml, तो इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने 1000 से। R की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं जिस भी यूनिट में आपको प्रेशर चाहिए। अगर आपको प्रेशर ATM में चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं 0.082। अगर आपको प्रेशर बार में चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं 0.08314। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं जी,
0.082। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14.76 atm। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इतना ऑस्मोटिक प्रेशर आपका आ जाएगा टू स्टॉप ओस्मोसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और इन वीडियोस को ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब खैर, धन्यवाद।